हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज फिर से हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 का परमाणु की संरचना का एक और लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर रखा है इस चैप्टर का। तो अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था। पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता के बारे में बात की थी, ठीक है। तो अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले आप वो लेक्चर अटेंड करें, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। और तब आकर इस लेक्चर को आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 ये हमें लगता है कि लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर 4 का जो परमाणु की संरचना है, ठीक है, उसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है, आज जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम आज समस्थानिक एंड संभारी के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम फिर इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो होते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बने रहें। और अगर आप लोग नहीं देखे तो पीछे वाला लेक्चर जाकर देखिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो पिछले ही लेक्चर में हमने परमाणु की संख्या, परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता के बारे में बात कर रखा है, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। वो भी कौन सी विधि से? तो KLMN विधि से। किस विधि से? KLMN विधि से हम लोग पढ़ने वाले क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये KLMN क्या है तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो नील्स बोर का मॉडल था उन्होंने 4 क्या किया था, एनर्जी सेल के बारे में बताया था। एक था K, एक था L, एक था M और एक था A। K क्या था? तो K में हम बताए थे कि K एनर्जी सेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। L में कितना रहता है? 8। M में कितना रहता है? 18 और N में कितना रहता है? तो 32। और ये कैसे निकलता है तो आपको हम बताए थे, इसमें अधिकतम जो किसी भी सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था 2n², जहां पे जो n होता है, ठीक है, वो सेल का संख्या होता है कि कौन से नंबर का सेल है, ठीक है। पहले नंबर का सेल है तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा नंबर का सेल है तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये एक फार्मूला उन्होंने दिया था जिसके आधार पर निकाल पाते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर आज हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग 1 से 20 तक, क्योंकि आपके बुक में भी 1 से 20 तक ही अभी दिया हुआ है। ऐसे तो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बट हमें 1 से 20 तक के एलिमेंट्स के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आने चाहिए, ठीक है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का। तो आपको बता दें कि कैसे किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारे पास परमाणु संख्या होता है, ठीक है, जो हमारा परमाणु संख्या दिया होता है, ठीक है, उसी परमाणु संख्या से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1 और परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है? 1। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बताओ, जो यहाँ पे संख्या होता है, ठीक है, जो ये संख्या होता है ये प्रोटॉन का संख्या होता है। आपको पता है परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन का संख्या, और प्रोटॉन का संख्या इज इक्वल टू क्या? तो इलेक्ट्रॉन का संख्या। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो आप जाकर उसे देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये जो नंबर है इसी को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? तो KLMN वाले एनर्जी सेल में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओ हाइड्रोजन के पास 1 है, तो अगर हम K करें तो K में कितना रहेगा? तो हमारे पास 1 है तो हम 1 ही रख सकते हैं। और K में कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। हमारे पास है 1 तो हमने 1 भर दिया। तो ये हो गया क्या? तो हाइड्रोजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके अलावा बात करें हीलियम, इसका बात करें हीलियम, तो हीलियम का क्या होता है? 2 और 4। आप लोग बताया हुआ है ये, ठीक है, ये सारा लिखवाया हुआ है, आप जाकर पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर यानी इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? 2 है। तो हमको K में कितना चाहिए? तो K में 2 चाहिए तो हमने 2 भर दिया, ठीक है, बस यही हो गया। हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम। क्या आता है? लिथियम कितने नंबर का आता है? 3, 3 और 7 होता है। तो बताओ K में कितना आता है? K में 2। अब 2 तो हो चुका है कंप्लीट, लेकिन इसके पास कितना है? 3 है। अब 2 हम भर चुके हैं तो अगला सेल में जाएगा, L में कितना जाएगा? 1। तो ये हो गया क्या? तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए Pe कितना नंबर का आता है? 4। 4 गुना का 8, ठीक है। अगर हम बात करें तो बेरिलियम का K में 2, L में भी 2। इस टाइप से करके हम क्या करते जाएंगे, ऐसे ही करते हैं। बोरोन का अगर हम करें तो ये 5 नंबर का आता है, 5 गुना का 10 और 1 11 होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो K में कितना होता है? तो K में 2, L में कितना? 3। तो इस तरह से करते करते क्या करेंगे, KLMN थ्रू हम क्या कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन करने का काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, आप अगर यहाँ अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, तो आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे K लिख रहे हैं, K की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 1, L की जगह पे 2, वैसे ही K की जगह पे यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितना है? 3 है। तो 3 है तो K में कितना आएगा? 2। L में कितना आएगा? 1, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे संख्या कितना हो गया है, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 4, तो यहाँ पे K वाले में कितना जाएगा? 2, L वाले में 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कहाँ पे? तो सेल में। कहाँ पे? सेल में। तो हमारे पास सेल कौन-कौन है? K, L, M और A, ठीक है। और जो हमारे पास संख्या दिया है बस हम उसको बांट रहे हैं। किस आधार पे बांट रहे हैं? जितना हमको चाहिए उतना हम देते जा रहे हैं। K में हमको चाहिए 2, तो 2 हम, हमारे पास 1 था तो हम क्या करें, K में हमको 2 चाहिए, 1 था तो हमने 1 दे दिया। यहाँ पे 2 चाहिए था, 2 मैंने फुलफिल कर दिया। यहाँ 3 था तो पहले K में 2 चला जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा? L में। तो इस तरह से करके हम क्या करते जाते हैं, फुलफिल करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके आप लोग क्या कीजिएगा, लाइन से सारे का क्या लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। दैट मींस हम KLMN में करके भर भर के हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से में क्या-क्या जाएगा। जैसे बोरोन के बाद क्या आता है? कार्बन। कार्बन 6 12 है, ठीक है। तो कार्बन के लिए K में 2, L में कितना हो जाएगा? 4। आपको दिख रहा है। कार्बन के बाद क्या आएगा? कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 14, ठीक है। अगर नाइट्रोजन का बात करें तो K में कितना? 2, L में कितना? 5, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद कैसे होता है? ऑक्सीजन 8 16। तो नॉट ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा? K में 2, L में कितना? 6, L में कितना? 6। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? तो फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में कितना हो जाएगा? 9 और 9 के बाद 19, ठीक है। 9 और 19 का बात करें तो K में कितना हो जाएगा? 2, L में कितना हो जाएगा? 7 और उसके बाद क्या आता है? नियोन। नियोन कितना नंबर का आता है? 10 नंबर पे, 10 गुना का 20 होता है। तो K में कितना हो जाएगा? 2, L में कितना हो जाएगा? 8। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि हमने अब यहाँ पे 10 तक करके देखा, ठीक है। 10 तक करके देखा तो हाइड्रोजन का क्या था? 1 था परमाणु संख्या, तो हमने K सेल में 1 भर दिया। हीलियम का कितना था? 2 था, तो K में 2 होता है, 2 भर दिया। लिथियम में 3 था तो 3 था, तो मैंने K में 2 भरा, L में 1 भरा, ठीक है। क्योंकि L में क्यों गया? क्योंकि K में 2 ही भर सकता है। तो K में कितना भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। L में 8 18 और L में 32, ठीक है। इस तरह से हम भर सकते हैं। तो K मेरा जो फुलफिल हो गया
गया तो हम कहाँ बढ़े, एल की ओर बढ़े। तो एल में हमने क्या भर दिया, 1 भर दिया। उसके बाद देखो 2 2 2 3 2 4 ऐसे करके देखो जब हम नियम तक आए तो के में कितना भर सकते हैं, 2, एल में कितना भरे 8, 2 8 10, टोटल हो जाता है सर 10, हमने 10 भर दिया। आप कहोगे सर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद एल खत्म हो गया, एल में भी हम 8 भर सकते हैं, 8 को भर दिया। उसके बाद कहाँ जाएगा, एन वाले में चला जाएगा, सॉरी एम वाले में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, एम वाले में चला जाएगा। तो जब सोडियम का हम भरेंगे तो के में 2, एल में 8 और एम में 1, 2 8 10 और 1 11, तो सोडियम 11 नंबर का आता है। तो उस तरह से उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 10 और 1 11। फिर वैसे ही 2 8 10 और 2 12, ये एल्यूमीनियम 2 8 10 और 3 13, ये किसके लिए हो जाएगा, एल्यूमीनियम के लिए। इस तरह से तुम क्या क्या कर सकते हो, तो 1 से लेकर 20 तक के कॉन्फ़िगरेशन को भर सकते हो। चलिए एक और चीज बता दे रहा है, 18 तक तो आप ऐसे ही भर लोगे, ठीक है। 18 तक जैसे कि 18वां नंबर का आता है आर्गन, ऐसे ही करोगे। जैसे सोडियम का करोगे तो सोडियम 11 नंबर का आता है, तो के में कितना हो जाएगा 2, एल में कितना हो जाएगा 18, एम में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये सोडियम का हो गया। ऐसे करते करते डॉट 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 जब आर्गन तक जाओगे तो आर्गन आता है 18 नंबर पे। कितना नंबर का आता है, 18 नंबर पे। 18 का क्या होता है 40, आप लोग पढ़े 18 का क्या होता है 40 होता है। तो के में कितना हो जाएगा 2, एल में कितना हो जाएगा 8 10 8 18, ठीक है। सॉरी 2 8 10 10 और उसके बाद एम में कितना हो जाएगा 8, फिर एम में कितना मतलब 8, तो 2 8 10 और 8 18, यहाँ पर तो आर्गन तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आर्गन के बाद जब आप पोटेशियम करोगे, पोटेशियम कितना नंबर का आता है 19 नंबर पे और ये आता है 39। तो जब इसको करोगे तो आपका जो कि सर के में तो 2 आता है, 2 हो गया, एल में कितना आता है 8 होता है और एम में हम 18 भर सकते हैं। तो तुम डायरेक्टली 9 भर दोगे, क्या भर दोगे 9 भर दोगे। यही आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे, क्या गलत हो जाओगे, क्योंकि आप एम सेल में कितना भर दिए 9 भर दिए, क्या भर दिए 9 भर दिए। तो ये क्या हो गया आपके लिए, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्या हो गया रॉन्ग हो गया। आप कहोगे कि रॉन्ग सर अभी तो आपने बोला था कि के में सर 2 भरेंगे, तो हमने 2 भरा, ठीक है बिल्कुल सही। एल में आप 8 भर सकते हैं, एल में आप 8 भर दिया, और आपने बोला था एम में हम 18 भर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने 9 भरा आपने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्या कर दिया, गलत कर दिया। ऐसे कैसे सर, हम तो 18 पे भर सकते हैं लेकिन 9 में ही आप गलत काट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम बता दें कि 2 8 10 हो गया, 2 8 10 हो गया, उसके बाद आप 9 19 करना है हमको, तो 9 भर रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ऑक्टेट का नियम कहता है कि किसी भी अंतिम सेल में जो अंतिम सेल होता है उसमें 8 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते, ठीक है। ऑक्टेट का नियम कह सकता है कि मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है कि ऑक्टेट नियम कहता है कि हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते लास्ट सेल में, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लो कि एम में आप क्या करोगे, जो किसका लास्ट सेल, किसका अंतिम सेल, पोटेशियम का अंतिम सेल एम है और उसमें आप 8 से ज्यादा भरे जो कि 9 है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे कि इसको गलत साबित कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या नहीं भर सकते हैं, 9 नहीं भर सकते। फिर से हमको यहाँ पे क्या भरना होगा, 8 ही भरना होगा, क्योंकि हम किसी में भी 8 से ज्यादा भर ही नहीं सकते। तो हम 8 ही भरेंगे, क्या भरेंगे 8 ही भरेंगे। भराता तो 18 है लेकिन हम क्या करेंगे 8 ही मैक्सिमम भर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे फिर से क्या लिखा 8 लिखा। तो अब फिर क्या हुआ 18 ही हुआ। तो कहोगे सर अभी तो 18 ही हुआ है, हमको करना है 19, तो हम अगला सेल में ले जाएंगे, तो के एल एम ए में चला जाएगा ये। तो इस तरह से करके 2 8 18 और 1 19, यानी लास्ट सेल में फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना होगा, यानी ऑक्टेट के नियम के अनुसार हम अंतिम सेल में अंतिम कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, नहीं फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए 18 तक तो आपको ये रूल एकदम बिल्कुल फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो एम वाले सेल में 18 भरने का काम करते हो, वहां पे क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। ज्यादा भरते हो 8 से ज्यादा भरते हो तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वैसे ही पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम 20 नंबर पे, तो आप क्या करोगे 20 गुना का 40 है, तो आप क्या करोगे के में 2 होगा, एम में 8 भरोगे, एम में फिर से 8 ही भरना होगा, तो 2 8 10 और 8 18, और एम में फिर क्या भरना 2, तो 2 8 10 और 8 18 और 2 20, इस तरह से करके आप 20 तक भरेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, क्या है ये प्रोसेस है, क्या करने का, तो कॉन्फ़िगरेशन करने का, ठीक है। तो आप ऐसे ही करके क्या कर लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, आपको बस ध्यान में रखना है कि आपका परमाणु संख्या कितना है। ये जो संख्या है ये आपको याद होना चाहिए कि बेरिलियम का 4 है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, के एल एम और एन सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसको, उसी संख्या को। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो के में 2 डिस्ट्रीब्यूट होता है, एल में कितना 8 और एम में कितना 18, एम में क्या 32। लेकिन हाँ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 8 से ज्यादा आप किसी सेल में भर भी नहीं सकते हो। 18 तो भरा था लेकिन 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हो, तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान में रखते हुए करना है। और 20 तक भी करना है, 20 तक आपको हो जाएगा तो बहुत अच्छी है, ठीक है। और आपको बता दें कि आपको क्या करना है, संयोजकता याद करना, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। सारे संयोजकता क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु निर्माण, ये सारा पिछला लेक्चर में बताया हुआ। तो आप जाकर पहले पिछला लेक्चर देखो, तब क्या करना है इस कॉन्फ़िगरेशन को करना, ठीक है ना। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करें तो एक दो टॉपिक और है इस चैप्टर में, वो है समस्थानिक एंड समभारिक। क्या है, समस्थानिक एंड समभारिक। तो समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक और समभारिक, ठीक है। समस्थानिक क्या होता है, तो आइसोटॉप्स, इसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स। अब कहोगे आइसोटॉप्स क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें समस्थानिक क्या होता है, तो वैसे परमाणु, ठीक है, वैसे परमाणु जिनकी परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, परमाणु की संख्या समान हो जाए लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, तो उस तरह के परमाणु को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वे सारे परमाणु जिनके परमाणु की संख्या क्या हो, 1 हो, परमाणु की संख्या 1 हो जाए लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। दैट मींस परमाणु की संख्या बराबर, परमाणु की संख्या बराबर, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, या अलग अलग
तो इस तरह के, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी परमाणु होंगे हम उनको क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जैसे हम अगर बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एक होता है, एक और हाइड्रोजन होता है जो क्या होता है, तो एक होता है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 2 होता है। एक और हाइड्रोजन होता है जो एक होता है लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 3 होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम हाइड्रोजन ही लिख रहे हैं। देखो सब में परमाणु संख्या, प्रोटॉन परमाणु संख्या दैट मींस क्या, प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे देख लो कि प्रोटॉन की संख्या तीनों में क्या है, एक ही है। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। लेकिन आप द्रव्यमान संख्या, ऊपर में क्या लिखा रहता है, द्रव्यमान संख्या। आप द्रव्यमान संख्या को देखो तो तीनों में क्या है, अलग अलग है तो तीनों हाइड्रोजन है, तो तीनों क्या है, हाइड्रोजन ही, ठीक है। लेकिन तीनों में द्रव्यमान संख्या आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, परमाणु संख्या समान दिख रहा है। तो वैसा परमाणु जिनमें परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। तो ये तीनों जो आपस में क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे परमाणु संख्या एक है, एक है, एक है, ये तीनों का परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर में जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें क्या है, 3 है। इसको प्रोटियम भी कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम भी है, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। क्यों, तो आपको बता दें, प्रोटियम ये साधारण हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। अब देखो यहाँ पे एक है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या है, एक ही है। दैट मींस इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। क्योंकि देखो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे हो इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है और इसका द्रव्यमान संख्या भी क्या है, एक ही है। दैट मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटॉन ही है, क्योंकि संख्या क्या है, एक है। दैट मींस उसमें प्रोटॉन एक है और द्रव्यमान संख्या भी क्या है, एक ही है। दैट मींस उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस प्रोटियम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। यानी इस वाले परमाणु में न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। इसमें अगर बात करोगे तो एक प्रोटॉन है और एक क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, तब तो इसकी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। और इस वाले की बात करें तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, क्या है, 2 न्यूट्रॉन है। इस तीनों में फर्क क्या है, इस तीनों में जो द्रव्यमान संख्या हो रहा है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या। आप देख रहे हो कि इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तभी तो इसका द्रव्यमान भी क्या है, उतना ही है जितना इसकी संख्या है, ठीक है। तो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन जब इसका बात करें तो इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें कितना न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, P + N, और P तो सब में क्या है, बराबर है। P तो सब में क्या है, बराबर है, एक 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 ही है। तो P तो सब में एक हो गया, लेकिन फर्क किस में आ रहा है, फर्क न्यूट्रॉन में आ रहा है। इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन क्या है, 2 है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या में फर्क आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि वैसे परमाणु जिनकी परमाणु की संख्या तो बराबर परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, तो उस तरह के परमाणु को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। इस बात करें तो आइसोटोप्स। देखो इस आइसोटोप्स को याद रखने का तरीका क्या है, देखो P, अगर हम आइसोटोप्स में बात करें तो यहाँ P को क्या कर रहे हैं, हम बड़ा कर रहे हैं। P को हम ऐसे जब आइसोटोप लिख रहे हैं ना, तो आइसो लिखो और आइसो लिखो, यहाँ पे PO और P को क्या कर दो, बड़ा कर दो। P4 क्या होता है, तो यहाँ पे P इसलिए हम बड़ा कर रहे हैं, P4 प्रोटॉन, और प्रोटॉन का संख्या मतलब क्या होता है, P4 क्या, प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या मतलब क्या होता है, तो परमाणु संख्या। क्या होता है, परमाणु संख्या। यानी आपको माइंड में रखना है कि जो समस्थानिक होंगे, जो आइसोटोप्स होंगे, यानी जहाँ पे P आ रहा है, आइसोटोप्स में क्या आ रहा है, P आ रहा है, और P4 प्रोटॉन, यानी जितने भी समस्थानिक होंगे उनमें क्या होगा, परमाणु संख्या तो बराबर होगा, यानी संख्या बराबर होगा, द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर आप P ध्यान में रखो, P4 प्रोटॉन, और प्रोटॉन मतलब क्या, परमाणु संख्या, यानी आइसोटोप्स में परमाणु संख्या बराबर होगा और द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। तो ये हाइड्रोजन का हो गया, वैसे ही क्या होता है, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का आइसोटोप्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके ढेर सारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका दूसरा क्या है, तो दूसरा है समभारी। क्या है, समभारी। एक तो समस्थानिक हो गया, उसके बाद है समभारी, नाम में ही है छुपा हुआ इसका आंसर, समभारी। समभारी को क्या कहा जाता है, आइसोबार। क्या बोला जाता है, आइसोबार, ठीक है। क्या बोला जाता है, आइसोबार, ठीक है, आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ एक को बड़ा किया, क्यों किया आप देखना। इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, बराबर होता है, परंतु परमाणु संख्या अलग अलग, ठीक है। तो देखो समभारी किसको कहते हैं, तो जिसमें परमाणु द्रव्यमान आपका बराबर होगा, यानी एटॉमिक मास जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। और आपको पता है कि द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, ए से। आपको पता है परमाणु द्रव्यमान किससे दिखाया जाता है, ए से दिखाया जाता है। इसलिए हमने ए को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। वहां पे पी को बड़ा कर दिया, प्रोटॉन का संख्या मतलब P4 प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, P4 प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या दैट मींस परमाणु संख्या। तो वहां पे समस्थानिक में क्या था, परमाणु संख्या बराबर था, और यहाँ पे आइसोबार्स में क्या है, परमाणु द्रव्यमान बराबर है। इसलिए हम ए को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। इसे याद करने में क्या होता है, आसानी होता है। क्या होता है, आसानी होता है, ताकि आपको ध्यान में रख सके कि आइसोबार में क्या बराबर होता है, मतलब कहने का मतलब समभारिक में क्या होता है और समस्थानिक में क्या होता है। तो आपको बता दें, समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान अलग अलग होता है, और इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर होती है और परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वैसे जो भी परमाणु होंगे, जिनके द्रव्यमान संख्या तो बराबर होंगे, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उस तरह के जितने भी परमाणु होंगे उनको क्या कहेंगे, समभारी कहेंगे। क्या कहेंगे, समभारी कहेंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल में आर्गन और कैल्शियम का लेकर देख सकते हो। आर्गन 18 नंबर पे आता है, कैल्शियम किस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। आर्गन का जो होता है क्या, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 40 होता है। तो आप ये दो एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, ये दोनों क्या है, दूसरे के समभारी है। क्यों समभारी है, आप देखो कि इनके परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है। परमाणु संख्या देखो, ये 18 ये 20 नंबर का था, तो परमाणु संख्या तो क्या है, अलग अलग है। लेकिन आप द्रव्यमान संख्या को देखो, ये 40 और ये भी क्या है, 40 है। दैट मींस द्रव्यमान क्या है, समान है, बराबर है, द्रव्यमान संख्या बराबर है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है,
अलग अलग है। क्या है? परमाणु संख्या अलग अलग है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? उसमें आपको दिख रहा था कि न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है। इसमें तो न्यूट्रॉन क्या है? समान है। इसमें कौन अलग हो रहा है? प्रोटॉन अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 18, यहाँ पे कितना है? 20 है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, न्यूट्रॉन तो क्या रहता है? समान रहता है। संभारिक में न्यूट्रॉन इक्वल रहता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है। अलग अलग कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अलग अलग कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अलग अलग कौन होगा? प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन चेंज हो रहा है। देखो परमाणु संख्या बदल रहा है, वहां पे परमाणु संख्या सेम रहता है, प्रोटॉन सेम रहता था, वहां पे बदल कौन रहता है? न्यूट्रॉन बदल रहा था, जिसकी वजह से उसका द्रव्यमान क्या हो जाता था? अलग हो जाता था। ठीक है, तो संभारिक क्या है? जिसमें द्रव्यमान बराबर, ठीक है, द्रव्यमान बराबर हो, संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग हो। और आइसोटॉप्स क्या था? आइसोटॉप्स क्या था? तो जिसमें परमाणु संख्या बराबर हो, द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको हम कह रहे थे समस्थानिक। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ में आ गए, तो दोनों टॉपिक समझ में आ गए। तो इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण प्रेजेंट होते हैं, परमाणु का मॉडल क्या है। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। परमाणु मॉडल क्या था, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है। तो यही सारे टॉपिक्स थे इस पूरे चैप्टर में, जिसको मैंने इस लेक्चर के द्वारा क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब ठीक है, अब तो हमारा लगता है कि लगभग सारा पॉइंट्स इसमें क्या हो चुका है? कवर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस चैप्टर का कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे? जो भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ होगा इधर उधर, उसको भी हम क्या कर लेंगे? उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कर लेंगे? कर लेंगे। ठीक है ना? तो पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि हमको बोर्ड पे लिखना होगा पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेते हैं, और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर करेंगे। और अगर आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए होगा तो प्लीज एक बार आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए होगा, तो हम एक और लेक्चर सिर्फ क्या करेंगे? इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे? कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे संभारिक का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, और इसमें क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो थोड़ा देर वेट कीजिए, क्वेश्चन को हमको लिखने दीजिए। तो देखिए हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इसी चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको कहिएगा तो इससे भी ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या ला सकते हैं? ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, इसलिए आपको पहले क्वेश्चन लिख लेना पड़ता है, उसके बाद इनको क्या करना पड़ता है? आंसर करना पड़ता है। तो भैया 10 क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताने वाला हूँ, और अगर आपको पूरा लेक्चर नहीं देखोगे तो इसका आंसर करने में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो पहले सारा जो लेक्चर है इस चैप्टर का वो आप जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपको बता दें, हमने पहले ही पढ़ा रखा है लेक्चर 1 में ही कि जो ऋणात्मक कण था, ठीक है, जो परमाणु के अंदर जो ऋणात्मक कण था, उसका खोज किसने किया था? परमाणु के अंदर जो ऋणात्मक कण था जिसको इलेक्ट्रॉन भी कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसकी खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। तो इसका आंसर क्या होगा? जे थॉमसन। क्या आंसर हो जाएगा? जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? तो ऋणात्मक कण का खोज किया था, जिसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन पड़ा। वही ऋणात्मक कण क्या था? इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इन्होंने फिर पहला परमाणु मॉडल भी दिया था, जो कि तरबूजा वाला मॉडल था, आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने की? तो जे थॉमसन। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो आपको बता दें कि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किन्होंने किया था? जेम्स चैडविक ने। ये सबसे अंतिम कण था जो खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद प्रोटॉन की खोज जो कि धनात्मक कण था, उसके बाद एक और कण खोजा गया था जो कि लास्ट कण था, जिसको हम कह रहे थे न्यूट्रॉन। ठीक है, और उसमें कैसा चार्ज होता है? इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। यानी दैट मींस क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता। उदासीन होने का मतलब क्या है? कोई आवेश नहीं होता। कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको ये सब का आंसर पता होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड से अल्फा कण पर किरण प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी है? तो जो रदरफोर्ड के द्वारा एक प्रयोग किया गया था, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग मोड क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अल्फा कण प्रकीर्णन, जिन्होंने किया था अल्फा कण का प्रयोग। ठीक है, और अल्फा कण का प्रयोग करने के बाद उन्होंने क्या किया था? तो परमाणु के अंदर किस चीज को खोज किया था? तो आपको बता दें कि जो परमाणु था उसमें किस चीज का खोज किया था? तो नाभिक का। तो परमाणु के अंदर जो नाभिक का खोज हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा क्या किया गया था? किस प्रयोग के द्वारा किया गया था? तो अल्फा कण के द्वारा। तो आपको पहले ही बता दिया कि न्यूक्लियस के बारे में किन्होंने बताया था? तो रदरफोर्ड ने। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? तो नाभिक के खोज के लिए उत्तरदायी है। किस खोज के लिए उत्तरदायी है? तो नाभिक। नाभिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को खोजा किन्होंने था? तो रदरफोर्ड ने। और किस प्रयोग के द्वारा खोजा था? तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इनका था, उसी खोज के द्वारा इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे हम लिख दिया नाभिक। क्या? नाभिक के द्वारा। अभी चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? अभी तुरंत मैंने इस लेक्चर में भी बताया है कि जो अधिकतम संख्या होता है किसी कोष में, उसके लिए निकालने के लिए सूत्र क्या दिया गया था इनके द्वारा? निल्स बोर के द्वारा 2n²। क्या दिया गया था? 2n²। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2n²। यानी 2n² के द्वारा आप निकाल सकते हो कि किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। k वाला में कितना था? 2। कैसे निकाले थे? यही फार्मूला का हेल्प लेकर। l वाला में कितना रहता है? 8। n वाला में कितना रहता है? 18। m वाला में कितना रहता है? 32 रहता है। ये कौन सा फार्मूला यूज करके निकाले थे? 2n² फार्मूला लेकर निकाले थे। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो क्या है? 2n² है। ठीक है, पांचवां अगर क्वेश्चन का बात करें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अभी इस लेक्चर में जस्ट हमने किया k एलिमेंट के द्वारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो k में कितना? 2, n में कितना? 8 और m में कितना? 1। तो k एलिमेंट के द्वारा आप देखोगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 1 होगा। क्या होगा? 2 8 1, क्योंकि सोडियम का परमाणु का संख्या कितना होता है? 11, और हमने 11 को अलग-अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला सेल में 2 रह सकता है, 2, दूसरा में m में कितना रह सकता है?
8 तो 2 8 10 और m में कितना 1, यानी टोटल था 11, हमने 2 8 10 और 1 11 कर दिया। इस तरह से सोडियम का भी क्या निकल गया, तो निकाल लिया। उसके बाद था हाइड्रोजन के साधारण रूप में नाभिक में कौन सा कण नहीं होता है। अभी हमने तुरंत इसी चैप्टर में पढ़ा और इसी लेक्चर में पढ़ा कि जो हमारा क्या होता है हाइड्रोजन होता है, उसके नाभिक में क्या नहीं होता, जो साधारण हाइड्रोजन होता है। तो साधारण हाइड्रोजन क्या होता है H11। इसमें हम अभी तुरंत बताते हैं कि इसमें प्रोटॉन सिर्फ होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन के साधारण रूप के नाभिक में कौन सा कण नहीं होता, तो कौन कण नहीं होता है साधारण प्रोटियम में, कौन नहीं होता है आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है। इसीलिए इसका परमाणु संख्या देखना कि एक ही होता है, यानी एक एक होता है। दैट मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो कौन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। कौन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। कौन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका सही जवाब क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके अलावा 7वां क्वेश्चन, अभी सब हम इसी लेक्चर में ये पढ़े, सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं से इसी लेक्चर से मिल जाएगा। एक ही तत्व के समस्थानिक में क्या समान होता है, तो जो समस्थानिक होता है उसमें क्या बराबर होता है, पूछ रहा है क्या समान होता है। तो तुरंत पढ़े समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। समस्थानिक का आंसर क्या हो जाएगा, कौन बराबर होता है, तो परमाणु संख्या। कौन, परमाणु संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। 7वां आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। 8वां क्या क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। तो एल्युमिनियम कितना नंबर का आता है, 13 नंबर पे। आपको संयोजकता के हम पिछला लेक्चर दे चुके हैं और पिछला लेक्चर में बताए थे कि संयोजकता कैसे याद किया जाता है। तो 13 नंबर पे आता है, तुम सोचो 13 नंबर पे आता है तो क्या हो जाएगा, 2 8 10 और 3 13, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। यानी एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3। इसका आंसर बिल्कुल क्या है, 3 है। आप लोग को अगर संयोजकता याद करना है तो उसके लिए आप लेक्चर 2 को देखिए, ठीक है। उसके अलावा बात करें 9वां क्वेश्चन, तो परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या आ सकती है। तो आप बताओ कि जो के कोष होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अभी हम तुरंत पढ़ते के में कितना रहता है, 2 रहता है, एल में कितना रहता है, 8 होता है। तो के कोष में कितना रहेगा, तो 2। कितना, इसका सही उत्तर क्या है, 2 संख्या। कितनी संख्या आ सकती है, 2 आ सकती है। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 संख्या। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, संभारिक में क्या समान होता है। तो अभी तुरंत पढ़ते हैं संभारिक में क्या बराबर होता है। तो संभारिक में बराबर होता है क्या, तो परमाणु द्रव्यमान। संख्या तो अलग अलग होता है, जैसे हमने अभी तुरंत पढ़ा कि आर्गन 18 नंबर का होता है, कैल्शियम क्या आता है 20 नंबर का आता है, लेकिन दोनों का संख्या कौन बराबर होता है, ये परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। तो संभारिक में क्या समान होता है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरह से करके आपका क्या हो गया, तो 10 क्वेश्चन का हमने यहाँ पे आंसर कर दिया। तो ये सारा क्या था, तो आपका जो पढ़ा हुआ है उसी में से हल मत कीजिए आप लोग, ठीक है। जो 10 जो हम बताए हैं इसमें से हल मत करो। जो 10 बताया गया है वो किसमें से बताया गया है, तो वो बताया गया है आपका जो हम लेक्चर किए हैं, ठीक है, 1 से लेकर 1 लेक्चर 2 लेक्चर और इसका पूरा ये 3rd लेक्चर जाने वाला है। तो ये तीनों लेक्चर का मिलाकर हमने बता दिया सारा, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, आप और भी ऑब्जेक्टिव इसमें क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव ही आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।